हेलो गाइस, वेलकम टू एवर स्टडी क्लासेस। माय नेम इज अनिमा तिवारी। आई होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे हायर एजुकेशन की। यूजीसी नेट पेपर 1 में एक यूनिट है हायर एजुकेशन। उनके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जो भी जून 2025 में भी एग्जामिनेशन हुआ था यूजीसी नेट का, कॉमर्स और मैनेजमेंट शिफ्ट में जो जो भी क्वेश्चंस आए हायर एजुकेशन से रिलेटेड, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मेनली आपको हायर एजुकेशन में क्या ध्यान रखना है? फैक्ट बेस्ड चीजें। आपको यहाँ पे फैक्ट्स याद रखने हैं। कोई भी इंस्टीट्यूशन, चाहे वो यूजीसी हो, एआईसीटी हो, सीएसआईआर हो, और बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, वो कब आए हैं, उनका फंक्शन क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, उनके मेन हेड कौन है, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। बहुत सारी कमिटी दी गई है हायर एजुकेशन के अंदर, उन कमिटी को किसने दिया है, वो कब आई हुई है, किसने रिकमेंड किया है, ये सब चीजें आपको लर्न करनी है। तो हायर एजुकेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको फैक्ट बेस्ड चीजें लर्न करनी पड़ेंगी। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं जिसमें आपको कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपको कॉमन सेंस लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। तो मेनली जो ट्रेंड चल रहा है वो फैक्ट बेस्ड चीजों का चल रहा है कि कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, कौन कौन से इंस्टीट्यूशन कब आए, ये सब चीजों की बात होती है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और समझते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में। अपने क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे कोर्सेज के बारे में जो कि एवर स्टडी क्लासेस प्रोवाइड कर रहा है, कॉमर्स के लिए भी और मैनेजमेंट एग्जाम्स के लिए भी। तो आपको मास्टर कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि कॉमर्स में है, मैनेजमेंट में है। इसमें की डिटेल्ड क्लासेस, कलर्ड नोट्स, पीवाईक्यूज, मॉक्स, माइंड मैप्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अगर आपको कोई भी एमसीक्यू चाहिए, सब्जेक्टिव वाइज एमसीक्यू चाहिए जो कि सॉल्व होता है, वो डिटेल्ड होता है, तो उसके लिए भी आप ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जाके कोर्स ले सकते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आपने कोई वैल्यू एजुकेशन के बारे में को नहीं भी पता है, उसकी डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं भी पता है, तो तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे वैल्यू एजुकेशन दी है और उसकी उसकी डिस्क्रिप्शन दी है। अब जो सोशल वैल्यू एजुकेशन है, इनमें से क्या होनी चाहिए? सोशल वैल्यू एजुकेशन का मतलब क्या हो सकता है? जो कि किसी भी सिटीजन्स के लिए हो, उनको रिस्पॉन्सिबल बनाए, उनको और बेटर बनाए। तो सोशल वैल्यू किससे रिलेटेड है? सिटीजन से रिलेटेड है। तो इसका ए का क्या होएगा? थर्ड ऑप्शन। स्पिरिचुअल वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? जहाँ पे माइंड की बात करते हैं, प्रॉपर से कामनेस की बात करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। कल्चरल वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? जहां पे हम बात कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से डाइवर्सिटी के बारे में, हम बहुत सोसाइटीज की नॉर्म्स के बारे में बात करते हैं, सोसाइटी में जो जो भी डीलिंग होती है वो कैसे होती है, तो वो कल्चरल वैल्यू एजुकेशन की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसमें कि आपके पास डाइवर्सिटीज की बात करें, बहुत कल्चर में क्या होती है, डाइवर्सिटीज होती हैं, और सोसाइटीज में क्या क्या नॉर्म्स चल रहे हैं, क्या डीलिंग चल रही है, उसके बारे में बात करते हैं। अब यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन क्या होती है? जहां पे हम बात करें कि कॉमन वैल्यू की, जो कि एक पर्सन अप्लाई करता है यूनिवर्सली, तो उसे हम कहते हैं यूनिवर्सल वैल्यू एजुकेशन। सो डी का सेकंड आंसर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4। ये जो क्वेश्चन है वो कॉमन सेंस के बेसिस पे भी सॉल्व हो सकता था, क्योंकि इसमें इतना कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको लर्न करना है, फैक्ट बेसिस है। अगर आपको नहीं भी पता क्या होता है ये चीजें, आपको सोशल का मतलब पता है, आपको स्पिरिचुअल का मतलब पता है, कल्चरल का मतलब पता है, यूनिवर्सल का मतलब पता है, तो आप प्रॉपर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आई होप सबको समझ आया होगा ये क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका एक्सप्लेनेशन भी गिवन है नेक्स्ट पेज पे, अगर आप चाहते हैं तो देख सकते हैं, मैं आपको शो कर देती हूँ। ये देखिए, इसका प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेनेशन गिवन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इन हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। रेगुलेटर्स कौन होते हैं? फॉर एग्जांपल कोई यूजीसी है ना, कोई नैक रिलेटेड एजेंसीज हैं, तो ये इनको रेगुलेटर करते, जो कि रेगुलेट करते हैं फंक्शन ऑफ दी किसी भी इंस्टीट्यूशन के, कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के, उन्हीं को हम रेगुलेटर्स कहते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है हायर एजुकेशन में जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो कौन कौन से फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब पहला क्या है, इसमें भी आप कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको रेगुलेटर्स का मतलब पता है कौन होते हैं, तो रेगुलेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं? यूजीसी रेगुलेटर्स हो सकता है हमारा, नैक हो सकता है जो कि आपके पास एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करता है, ये हमारे रेगुलेटर्स हो सकते हैं। मेनली ये क्या होते हैं, ये आपको ग्रांट्स प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर तरीके से, आपको एक तरीके से पब्लिक फंड प्रोवाइड करते हैं, क्वालिटी बेंचमार्क प्रोवाइड करते हैं, आपकी और भी तरह की चीजों पे स्कॉलरशिप वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, प्रॉपर मेंटेनेंस करते हैं, आपका इस पे ध्यान रखते हैं ये रेगुलेटर्स कि आप कोई फेक यूनिवर्सिटीज तो नहीं आ गई हैं, उनको फेक यूनिवर्सिटीज आ गई हैं तो उनको बैन करते हैं। तो ये सब चीजें फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो हम बात करते हैं यहाँ पे रेगुलेटर्स की। तो रेगुलेटर्स कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हाँ देखते हैं। सबसे पहला परमिशन टू ग्रांट डिग्रीज। यस, जब डिग्री ग्रांट्स करना होगा, यूजीसी क्या करता है, जो भी हर एक इंस्टीट्यूशन है, कोई भी कॉलेज है, उनको उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखा है कि ये जो प्रॉपर यूनिवर्सिटी है ये एक डिग्री ग्रांट कर सकती है। तो ये इसका परफॉर्म करता है फंक्शन। पहला फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी। नहीं, अब जो रेगुलेटर्स होते हैं ना, वो कभी भी टीचिंग फैकल्टी को सिलेक्शन के लिए कोई भी आपके पास प्रोसीजर नहीं बताते वो एक, बट हाँ वो मिनिमम क्लासिफिकेशन ये बताते हैं कि ये चीजें होनी चाहिए टीचिंग की फैकल्टी जो होती है उसकी रिक्रूटमेंट के लिए, बट वो सेलेक्ट नहीं करते टीचिंग फैकल्टी को। तो ये ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन एलिमिनेट, बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें भी आ गया, तो एलिमिनेट ही कर देते हैं। ठीक है, डिसबर्समेंट ऑफ पब्लिक फंड। यस, आपको जो भी ग्रांट्स चाहिए होते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशंस को, किसी भी कॉलेज को, किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटीज को या सेंट्रल यूनिवर्सिटी ग्रांट्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, पब्लिक फंड्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो वो थर्ड ऑप्शन भी सही है। क्वालिटी बेंचमार्क। यस, ये ऑप्शन जो है ये भी सही है। जो भी कोई भी अगर मान लो कोई भी कॉलेज है, कोई भी यूनिवर्सिटी है, तो उसको क्वालिटी बेंचमार्क भी प्रोवाइड करते हैं कौन, रेगुलेटर्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होएगा, थर्ड ऑप्शन नंबर थर्ड, ए सी और डी। आई होप सबको समझ आएगा कि रेगुलेटर कौन होते हैं प्रॉपर तरीके से और कौन कौन से फंक्शन प्रोवाइड करते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे गिवन है, वो भी आपको मैं शो कर देती हूँ, वो एक बार देख लीजिए। ये एक्सप्लेनेशन गिवन है प्रॉपर तरीके से। अब परमिशन टू ग्रांट डिग्री, मैंने बोला यूजीसी जो बॉडी होती है वो रिकॉग्नाइज करती है इंस्टीट्यूशंस को, उनको ऑथराइज करती है कि वो डिग्री को अवार्ड कर पाए। सेकंड क्या बोला था मैंने, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग फैकल्टी। अब वो सिलेक्शन नहीं करती है टीचिंग फैकल्टी का, बट मिनिमम क्वालिफिकेशन देती है कि ये जो है रेगुलेटर, ये मिनिमम क्वालिफिकेशन है पर्टिकुलर चीजों की। नेक्स्ट इज डिसबर्समेंट ऑफ द पब्लिक फंड। ये भी करती है। क्वालिटी बेंचमार्क प्रोवाइड करती है, कैसे, जो नैक है वो एसेस करती है और एक्रीडिएट करती है इंस्टीट्यूशंस को ताकि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन हो पाए। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ भी नहीं समझ आता कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। अब देखो ये भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। तो इसमें कमीशन दिया है, उसकी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट बोला है, लगाओ क्वेश्चन का आंसर। तो कैसे क्वेश्चन में लगाएंगे, तो उसके आपको याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये कब आया था, 1956 में आया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, 1948 से 49 के बीच में आया था। इसको राधा कृष्ण कमीशन भी कहते हैं। ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये कब आया था आपका प्रॉपर तरीके से, 1945 में आया था। एजुकेशन कमीशन, जिसको कोठारी कमीशन भी कहते हैं, वो कब आया था, 1964 से लेके 1966 के बीच में आया था। तो सबसे पहला इसको क्या लगाएंगे, सबसे पहला क्या आया इसमें से, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन 1945 आया था, इसमें सी सबसे पहले आ रहा है, तो इसका आंसर करेक्टली ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बाकी सारे ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाएंगे। सेकंड क्या है, बी आया 19 कब आया, 1948 से 49 के बीच में। फिर उसके बाद ए आया 1956 के बीच में। फिर एजुकेशन कमीशन आया 1964 से 66 के बीच में। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आएगा। इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा फैक्चुअल, ये फैक्चुअल चीजें हैं। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे समझते हैं। अब जो है आपके पास AICTE जो है 1945 में आया। ठीक है, सबसे पहले 1945 में एज एडवाइजरी बॉडी डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के अंदर स्टेब्लिश किया गया। इसका पर्पस था कि टेक्निकल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, बस इतना लर्न करना है आपको। फिर स्टैट्यूटरी स्टेटस को कब मिला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 1987 के बीच में। इसको एडवाइजरी बॉडी 1945 में बनाया गया और इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस 1987 में दिया गया। इसको लर्न करना है आपको। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948 से 49 के बीच में आया। ठीक है, अब राधा कृष्ण जो मैंने बात की थी, डॉक्टर एस राधा कृष्ण चेयरपर्सन थे इसके। ठीक है, जब इसको रिकमेंड किया गया। ठीक है, और ये जो कमीशन है इसने ना एस्टेब्लिश किया यूजीसी की फाउंडेशन को, यूजीसी इसी में एस्टेब्लिश हुई। समझ आया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे और इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं और जो कमीशन बचे हैं। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, 1956 में आया प्रॉपर तरीके से। ठीक है, 1956 में बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट इसको एस्टेब्लिश किया गया। इसका ओरिजिनली आइडिया जो था वो राधा कृष्ण कमीशन से लिया गया था। इसका पर्पस क्या था कि आपको कोऑर्डिनेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट कर लो, कोऑर्डिनेट डिटरमाइन और मेंटेन करना स्टैंडर्ड को हायर एजुकेशन के, और फंड को प्रोवाइड करना, चाहे वो यूनिवर्सिटी कॉलेज। जो भी रेगुलेटर वाला क्वेश्चन किया है वो इसी से रिलेटेड था। ठीक है, फिर अब उसके बाद आता है एजुकेशन कमीशन, जो कोठारी कमीशन कहते थे, जो 1964 से 66 के बीच में आया। ठीक है, 1960
2004 में इसको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन को, टीएस कोठारी को। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पॉलिसी एजुकेशन पे बनाना है। ठीक है, तो ये जो 4 कमीशन थे उनके बारे में मैंने बता दिया, कब आया, किसके रिकमेंडेशन से आया, कौन चेयरपर्सन था इसका। तो और भी ऐसे बहुत सारे कमीशन इस पे आपको पढ़ना है और ध्यान रखना। तो हायर एजुकेशन से फैक्चुअल बेस्ड चीजें बहुत ज्यादा हैं, आपको लर्न करनी पड़ेंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, IRAHE स्टैंड्स फॉर, ये एक एब्रिविएशन दिया है, उसका आपको करेक्टली आंसर देना है। जो IRAHE है वो एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये जो प्रॉपर तरीके से जो ये हायर एजुकेशन की जो अथॉरिटी बनाई गई हुई है, ये किस लिए बनाई गई थी, जो भी आपके पास यूजीसी है, AICTE है, NCTE है, उसको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी बनाई जाएगी हायर एजुकेशन के लिए। तो ये इसकी जो रिकमेंडेशन जो नेशनल नॉलेज कमीशन 2005 में आई थी उसने दिया था कि जितने भी यूजीसी है, जितनी भी आपके पास AICTE है, जितनी आपके NCTE बॉडीज हैं, उसको रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी लेके आओ जो कि हायर एजुकेशन को संभालेगी। वो कौन सी थी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी गिवन है, एक इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन था। ठीक है, प्रॉपर तरीके से ये क्या, इसका एम क्या था, ऑटोनॉमी, ट्रांसपेरेंसी एंड क्वालिटी इन हायर एजुकेशन को मेंटेन करना। और बाकी मैंने इसकी हिस्ट्री बता दी है, ये नेशनल नॉलेज कमीशन के रिकमेंडेशन से आई थी। और किन किन को रिप्लेस करने के लिए लाई गई थी सिंगल बॉडी, यूजीसी, और यूजीसी हो गई, AICTE हो गई, NCTE हो गई, ये सारी बॉडी और अदर बॉडीज को रिप्लेस करके ये सिंगल बॉडी बनाई जाएगी। कौन सी सिंगल बॉडी, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन। आई होप सबको क्वेश्चन समझ आया होगा, ये बॉडी क्या है, क्यों है और किस लिए बनाई जाती है और किस लिए बनाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। अब देखो इसमें भी कमिटी आई है। अब इस कमिटीज जो आई है उनका बोल रहे हैं यहाँ पे मेन फोकस एरिया पूछा गया है। अगर आपको कमिटीज के बारे में नॉलेज होगी और उनके बारे में पता होगा उसमें क्या है और कब आई थी, तो आप ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब देखो जो सरकार कमेटी है ना, वो 1945 में आई थी। कब आई थी, 1945 में आई थी। इसका मोटिव क्या था प्रॉपर तरीके से, कि जो भी हायर एजुकेशन की टेक्निकल एजुकेशन जो है, जो डेवलपमेंट करनी है आपको हायर टेक्निकल एजुकेशन इंडिया के, मतलब कि आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ पे आपको इंजीनियरिंग कॉलेज आपको लेके आने हैं। सरकार कमेटी का यही पर्पस था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ हायर टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, संपित्रोडा कमेटी, ये 2007 में आई थी। कब आई थी, 2007 में। इसका क्या मेन मोटिव था, मेन फोकस एरिया था, कि जो भी आपके पास रिस्ट्रक्चर करना कुरिकुलम को मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए, मतलब जितने भी मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्सेज थे उनसे रिलेटेड थी ये संपित्रोडा कमेटी, 2007 में आई थी। तो इसका ऑप्शन कौन सा आंसर होएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, अब ए का थर्ड और बी का फोर्थ, तो यहाँ पे यही चीज एलिमिनेट हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। आता केबी पावर कमेटी, ये 2011 में आई थी। कब आई थी, 2011 में। और इसका मतलब था, क्यों आई थी, क्या इसका मेन फोकस एरिया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हायर एजुकेशन में एक्सप्लोर करना, इसका मेन मोटिव था। ये कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात चर्चा करती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। जब भी कोई पूछे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कौन सी कमेटी बात करती है, केबी पावर कमेटी। लास्ट है साहू कमेटी। अब जो साहू कमेटी है ना, इसमें बात की गई किसकी, जो भी गवर्नेंस है, अकाउंटेबिलिटी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, उसको उसको प्रॉपर तरीके से इंप्रूव किया जाए, उसके लिए उसके मेजर्स लिए जाए इंप्रूव करने के लिए। तो इसका डी का क्या होएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसका एक्सप्लेनेशन भी नेक्स्ट पेज पे गिवन है, हम उसको पढ़ते हैं अच्छे ढंग से। चलिए, अब जो फर्स्ट है सरकार कमेटी, ये 1945 में आई थी। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। ठीक है, और इस कमिटी को नोट करते जाओ, नलिनी रंजन सरकार, इन्होंने प्रॉपर तरीके से हेड किया था, जो कि फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर थी वेस्ट बंगाल। ठीक है, किस लिए आई थी ये, टेक्निकल हायर टेक्निकल एजुकेशन की डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो ये सरकार कमेटी इसलिए आई थी। सब पित्रोड़ा कमेटी 2007 में आई थी, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन भी कहते हैं। सेकंड नाम क्या है, नेशनल नॉलेज कमीशन। ठीक है, तो ये किस लिए आई थी, जो मल्टी डिसिप्लिनरी प्रोफेशनल कोर्सेज है ना, उनको उनकी नीड थी, तो इसलिए ये प्रॉपर तरीके से आई थी।
ठीक है। नेक्स्ट इज केबी पवार कमेटी, 2011 में आई थी। इसे 4 डिफरेंट मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल यहाँ पे प्रपोज किए थे। पहला क्या था कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल, दूसरा क्या था आउटसोर्सिंग मॉडल, थर्ड वन इक्विटी मॉडल एंड फोर्थ रिजर्व आउटसोर्सिंग मॉडल। इन 4 मॉडल्स के बारे में बात की थी। लास्ट है साहू कमेटी। इस कमेटी को क्या कहते हैं, कमिटी टू एडवाइस ऑन रेनोवेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की रेनोवेशन करनी है, उसको बढ़ावा देना, उसको चेंजेस करने हैं उसमें, और इस गवर्नेंस अकाउंटेबिलिटी पे इसने प्रॉपर तरीके से हायर एजुकेशन की फोकस किया। तो ये 4 कमेटी थी, और ये कब आई और क्यों आई यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो जितनी भी कमिटीज है इसमें फैक्चुअल बेसिस है हायर एजुकेशन में, उसको लर्न करो क्यों आई और किसने हेड किया और किस लिए, उसका पर्पस क्या था, वो लर्न कर लोगे। यहाँ पे आपका हायर एजुकेशन खत्म हो जाता है, ज्यादा कुछ पढ़ने को नहीं है इसमें, क्योंकि फैक्चुअल चीजें याद करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कोई भी चीजें नहीं समझ आ रही होंगी, आप मुझसे कमेंट बॉक्स से पूछ सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ नया आप मेरे से करवाना चाह रहे हैं, तब भी आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेलेक्ट द राइट स्टेटमेंट। अब देखिए आर्टिकल्स वाले क्वेश्चन कुछ सालों से, पिछले 3 और 4 सालों से आर्टिकल्स के ऊपर बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये बेसिक आर्टिकल्स आपको लर्न होनी चाहिए, आप पढ़ लीजिए। बेसिक जो कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं उनको भी पता होता है क्वेश्चन। तो बेसिक आर्टिकल्स में भी आप थोड़े से नोट्स बना लेना इसके ऊपर। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है वो बात करता है आर्टिकल 21 ए इंसर्टेड इन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। राइट, ये ऑप्शन सही है, राइट है। तो ए ऑप्शन सही है। अब इनमें से एक कहाँ पे नहीं है, इसमें इसको एलिमिनेट कर दो, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 30 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट द राइट टू इन्फॉर्मेशन। गलत। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है एक्ट वो बात करता है 19(1)(a), तो इसलिए ऑप्शन गलत है। आर्टिकल 30 किसकी बात करता है, राइट ऑफ माइनॉरिटी टू मैनेज द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। तो मतलब जो आपके पास ऑप्शन डी है आर्टिकल 30, ये करेक्ट है। ठीक है। तो ए और डी तो करेक्ट हो गया हमारे पास। आर्टिकल 30 जो सेकंड ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, राइट टू इन्फॉर्मेशन की नहीं बात करता, क्योंकि 19(1)(a) राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात करता है, तो इसलिए ऑप्शन बी गलत हो जाता है। ठीक है। अब आता है सी, आर्टिकल 350A अश्योर्स द हायर एजुकेशन एंड रिसर्च। करेक्ट। आर्टिकल 350A जो है वो बात करता है, जो मदर टंग है प्राइमरी लेवल पे, उस चीज की बात करता है। तो ये ऑप्शन भी आपके पास गलत हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन क्या है, ए और डी। तो आपके पास एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी। ऑप्शन क्या आएगा, थर्ड। ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। इसके एक्सप्लेनेशन में आपको बताती हूँ, देखो अभी नीचे आएगी। आर्टिकल 21 राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, जो कि 6 टू 14 एज ग्रुप के बीच में बात करता है। आरटीआई एक्ट 19(1)(a आएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। ठीक है। 350A जो है वो डील किससे करता है, मदर टंग एट प्राइमरी लेवल से। ठीक है। और आर्टिकल 30 माइनॉरिटी राइट्स की बात करता है। तो ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। थोड़े से राइट्स आपको बेसिक याद होने चाहिए। बाकी अगर आपको 21 आर्टिकल या आपके पास 30 आर्टिकल आपके पास नॉलेज होता तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेते। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 थे, जो आपके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई थी। देखो अब जो नेशनल इस हायर एजुकेशन में आपको एक और बना लो, सारी कमीशन करनी है, सारी कमेटी करनी है, सारे इंस्टीट्यूशन करने हैं, और आपके पास फोर्थ में आपको क्या करना है, जो आपके पास नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई थी इसके बारे में सब कुछ पढ़ डालना है। सब कुछ पढ़ना है, कुछ नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में ही पूछा गया। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 डॉक्यूमेंट्स स्टेट्स दैट, अब इनमें से आपको ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं, क्या क्या इसमें लिखा गया था। पहला क्या है, सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस विल बी फेस्ड आउट ओवर टाइम। यस, जितने भी सिंगल स्ट्रीम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है उनको ओवर टाइम हम उसको फेज आउट करते जाएंगे। तो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में बात की गई थी। तो ए आएगा, तो अब जहाँ पे ए नहीं उसको एलिमिनेट कर दो। ठीक है। बाय 2035 देयर shall be at least one multidisciplinary higher education institution in or near every district। अब देखो कि 2035 में नहीं, बात 2020+30 तक बात की गई थी कि 2030 तक आपके पास एक एटलीस्ट मल्टीडिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस नियर बाय एवरी डिस्ट्रिक्ट में होगा। तो इसलिए 2030 तक था, 2035 तक नहीं था, इसलिए ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन बी कहाँ है, जहां जहां बी आ रहा है उसको एलिमिनेट कर दो, ये। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, सी होगा। यहाँ से हमको ऑप्शन में से पता लग गया तो कैसे एलिमिनेट करते हैं कि सी होगा। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट इज सी। इसका करेक्ट ऑप्शन हमको पता लग गया सी है, बट तब भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को समझ लेते हैं। ठीक है। इंस्टीट्यूशन विल हैव ऑप्शंस टू रन ओपन ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग, या ओपन भी कह सकते हैं, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग कह सकते हैं, और ऑनलाइन प्रोग्राम्स प्रोवाइडेड
दे आर एक्रीडेटेड टू डू सो। यस, जो इंस्टीट्यूशन है वो जो भी ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग के बारे में बात करेंगे, जो ऑनलाइन प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे, उनको भी एक्रीडिटेशन प्रोवाइड करेंगे। तो ये इस डॉक्यूमेंट्स में इस चीज की भी बात की गई हुई है, ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की भी और ऑनलाइन प्रोग्राम्स की। तो ये ऑप्शन भी आएगा, करेक्ट है। फिर उसके बाद डी ऑप्शन क्या है, ये वाला, जस्टिस JS वर्मा कमीशन 2012 में आया था, उसको नोट कर लो कहीं पे। रिपोर्ट्स दैट ओवर 20,000 standalone teacher education institutions are selling degree for the prices। गलत। जो JS वर्मा कमीशन थी वो बात करती है कि आपको टीचर्स को कैसे इंकरेज करना है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कैसे चेंज करना है, उसकी बात कर। ये कभी भी इसने बात नहीं की है स्टैंड अलोन टेक्निकल जो टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है ना 20,000 वो डिग्री सेल करे प्राइस के बदले, ऐसा नहीं है। तो ये गलत है, ठीक है। अब लास्ट ऑप्शन क्या है इसका, private higher education institutions will be encouraged to offer large number of free ships और स्कॉलरशिप टू द स्टूडेंट्स। यस, इसमें डॉक्यूमेंटेशन में ये भी लिखा गया था जितने भी प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हैं उनको इनकरेज करा जाएगा कि जो जो भी उनके स्टूडेंट्स हैं उनको स्कॉलरशिप दें और फ्री शिप दें, ताकि वो बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर पाए एक बेटर लेवल पे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, सी और ई। ये जो डॉक्यूमेंट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसमें इन चीजों की बात की गई थी। इसका एक्सप्लेनेशन भी है जो गिवन है, नेक्स्ट पेज पे इसको बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। यही जो चीजें मैंने बताई हैं वही चीजें हैं। ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, थर्ड। इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करती है, ठीक है, ओपन और डिस्टेंस लर्निंग को प्रमोट करती है, और ये इक्विटी और इंक्लूजन और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन को इंकरेज करती है कि वो फ्री शिप स्कॉलरशिप दे, ठीक है। और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 थी वो 2030 तक बोलती है कि आपको एटलीस्ट वन मल्टी डिसिप्लिनरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को नियर एवरी डिस्ट्रिक्ट लेके आना है। आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ आया और कैसे एलिमिनेट करते हैं किसी भी ऑप्शन को वो भी समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, मैच द लिस्ट वन विथ लिस्ट सेकंड। यहाँ पे कुछ सिटीज गिवन है, कुछ इंस्टीट्यूशंस गिवन है, इसमें हम कुछ समझा नहीं सकते, इसको आपको कॉमन सेंस से सॉल्व कर सकते हो, या आपको उसके बारे में हल्की बहुत नॉलेज होगी, आप इसके लिए नोटिंग कर लो प्रॉपर तरीके से, जगह नोट्स बना रहे हो वहां लिख लो कि ये जो इंस्टीट्यूशन है वो कहाँ कहाँ है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं उठ के कि इसको किसी का भी आंसर पर्सन को नहीं पता होता है, तो इसके लिए आपको क्या होता है, नोटिंग करनी पड़ेगी, इसमें कुछ लर्न करने वाला नहीं है। सबसे पहला जो है भारतेंदु नाट्य एकेडमी। ये भारतेंदु नाट्य एकेडमी कहाँ है, लखनऊ के अंदर है। कहाँ पे है, ठीक है, लखनऊ में। नेक्स्ट इज एशियन अकादमी या एकेडमी ऑफ फिल्म, ये कहाँ पे आपके प्रॉपर्टी, ये आपके पास है नोएडा के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है नेशनल फिल्म आर्काइव ऑफ इंडिया, ये आपका पुणे में है, ठीक है। और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, ये न्यू दिल्ली में है, ठीक है। स्कूल ऑफ ड्रामा कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर थर्ड। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड। इसमें कुछ समझने वाला नहीं है, तो ऐसे रेंडमली उठ के ऐसे ऐसे क्वेश्चन एक आध बन जाते हैं, तो इसमें इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, नोटिंग कर लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको भी आप प्रॉपर तरीके से नोटिंग कर लो, ठीक है, नोट कर लो इसको, एक जगह पे नोट कर लो, नोट्स बना लो जहाँ पे हायर एजुकेशन नोट बनाए हुए हैं। Learning to do towards a learning and working society is a title of the report submitted by। तो जो ये रिपोर्ट की टाइटल है वो किसने सबमिट की थी, वो सबमिट की थी आदिशेष कमेटी ने। आदिशेष कमेटी थी जिसने की ये टाइटल लर्निंग टू डू टूवर्ड्स अ लर्निंग एंड वर्किंग सोसाइटी सबमिट की थी। अब इसकी जो ऑप्शन है वो फर्स्ट करेक्ट होगा, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ, बता देती हूँ इसमें है क्या, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट आंसर, एक्सप्लेनेशन कैसे होगी, मैल्कम एस आदिशेष कमेटी जो कि 1978 नोटिंग कर लो में आई थी, और इस कमेटी जो है ये अपॉइंट की गई थी किसकी चेयरमैनशिप के अंदर, मैल्कम एस आदिशेष के अंदर 1978 के अंदर। और ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ये कमेटी आई थी, ठीक है। और इसका टाइटल क्या था, लर्निंग टू डू टूवर्ड्स लर्निंग एंड वर्किंग सोशली। और ये इसने एक और चीज रिकमेंड की थी, SUPW। इसका SUPW का मतलब था सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क, ठीक है, स्कूल लेवल पे, ठीक है। और इसने जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन है उसको वोकेशनलाइज करने की बात की थी। सबसे पहले क्या बात की है, इसे हायर सेकेंडरी एजुकेशन को वोकेशनलाइज करने की। दूसरा जो SUPV सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क आपको स्कूल लेवल पे लेके आना है। इसका SUPV का मतलब क्या होता है, जो भी आपने लर्निंग की है ना उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करना,
वही इसका एक मतलब होता है। तो ये जो आपके आदि शेष है ना, कमिटीज ने बोला जो भी आप लर्न कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी चीज सीखी तो उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करो, तब जाके आपका जो चीज है वो प्रोडक्टिव बनेगी। तो इस कमिटी ने इसी चीज की बात की। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको नोटिंग कर लो। क्वेश्चन नंबर 10 है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में बात कर रहे हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ एनपीई 1986 और पीओए 1982। अब देखो जो 1986 एनपी 1986 था ना, उसको हमने चेंज करके पीओए 1992 लेकर आए थे। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं। तो इसमें पूछा इसमें ये पूछा जा रहा है कि ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में बताइए क्या रिकमेंडेशन दी गई थी। तो इसमें बोला गया था पहली बात ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में कि 500 जो कॉलेजेस हैं उनको डेवलप किया जाए। ठीक है, दूसरी बात कही गई थी जो भी आपके पास एकेडमिक सेंट्रलिटी है उसको डिसेंट्रलाइज किया जाए। ठीक है, और आपके क्यूरिकुलम के बारे में बात की थी, आपके एग्जाम्स को कैसे कंडक्ट कराना है इसके बारे में बात की गई थी प्रॉपर। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन मैंने आपको अभी इसके बारे में बता दिया किस चीज के बारे में बात की थी। आप ऑप्शन निकाल सकते हैं। प्रोवाइड नो सोशल असिस्टेंस, अब ये नेगेटिव एलिमिनेट कैसे करना है, नो सोशल असिस्टेंस टू द कॉलेज इन ट्राइबल एरियाज, नहीं ये ऑप्शन होगा ही नहीं। फुल फंडिंग विद सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, नहीं ये भी इसकी बात नहीं की थी। फंडिंग शॉल बी मेड अवेलेबल टू इनएक्ट, गलत, इसकी भी नहीं बात की थी। 500 कॉलेज 500 कॉलेजेस टू बी डेवलप्ड एज ऑटोनॉमस कॉलेज इन द 7th 5-year प्लान, यस इसकी बात की थी जो कि मैंने आपको अभी पहले ही बताया है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। एक्सप्लेनेशन क्या है, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 एंड इट्स प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 एम्फेसिस रिफॉर्म्स इन द हायर एजुकेशन। ठीक है, इसमें कि ऑटोनॉमस जो कॉलेज है उसकी प्रमोशन करना एक इसका रिफॉर्म है। ठीक है, और उनको फ्रीडम प्रोवाइड करना और उनकी क्वालिटी इंप्रूव करना, ये आपका जो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 था, जो पीओए था 1982 का, उनका एक रिकमेंडेशन था, उनका एक इंप्रूव करने का तरीका था। ठीक है, और क्या ये स्पेसिफिकली जो पीओए था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, उसने क्या रिकमेंड किया कि 500 ऑटोनॉमस कॉलेज को 7th 5-year प्लान के द्वारा डेवलप किया जाए। और इसका गोल क्या था कि आपकी जो एकेडमिक अथॉरिटी है, ठीक है, जो एकेडमिक लेवल है उसको डिसेंट्रलाइज करें, उसको टुकड़ों में बांट दिया जाए, और प्रॉपर तरीके से कॉलेज ना अपनी करिकुलम को डिजाइन करे, एग्जाम्स कंडक्ट करे, इनोवेशंस करे। ठीक है, तो ये रिकमेंड करता है। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस से रिलेटेड ये क्वेश्चन आया है, तो एक नोटिंग और कर लेना जब हायर एजुकेशन की आप अगर नोट्स बना रहे हो, ऑटोनॉमस कॉलेज के बारे में पढ़ लेना और इसकी फीचर्स क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, उसके बारे में पढ़ लेना। आई होप आपको ये 10th क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन आए तो आपको क्या समझ आया कि आपको कमीशन के बारे में बात करना है प्रॉपर, कमेटी के बारे में आपको पता होना चाहिए, कमीशन के बारे में किसने दिया है, कब दिया है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है पता होना चाहिए, सारे इंस्टीट्यूशन के बारे में पता होना चाहिए, आर्टिकल्स के बारे में भी हमने बात की प्रॉपर तरीके से। और कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे जो कि जिसका कोई सर पैर ही नहीं होता, मतलब वो उठ के आ जाते हैं, वो कॉमन सेंस के बेसिस पे सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आई होप सो समझ आए होंगे। कुछ भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एवर स्टडी क्लासेस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। कोई भी क्वायरीज है, कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको कोर्स लेना है, आप नंबर गिवन है, ईमेल आईडी गिवन है, कुछ देख सकते हैं, वहां पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।